हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों का जो इस समय सेशन चल रहा है वह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पर चल रहा है। और रेगुलेटर आपको मालूम है दो तरह से कार्य करते हैं, एक तो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और दूसरा प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। तो हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो क्या है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। ठीक, जिब्रेलिन क्या है, एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका इंपॉर्टेंस बता देते हैं। इंपॉर्टेंस आप क्या, यूपी कैट का एग्जाम दीजिए या बीओचयू का एग्जाम दीजिए। बीओचयू में आपको मालूम है 12 क्वेश्चन आते हैं उसके प्लांट फिजियोलॉजी से, जिसमें 2-3 क्वेश्चन जो है आपके हार्मोन से ही रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके डीएचओ में इसका सिलेबस दिया हुआ है। आप अगर पीजीटी एग्जाम दे रहे हो या टीजीटी एग्जाम दे रहे हो उसमें इसका सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा और जो हमारा आयोग का एग्जाम होता है उन सभी पेपर्स में इसके क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। तो अतः आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो प्लांट ग्रोथ हार्मोन पर बना रखे हैं। एक में हमने आपको ग्रोथ के बारे में बताया कि प्लांट ग्रोथ के कौन कौन से फेजेस होते हैं और किस फेज को हम क्या करते हैं और उसका इंट्रोडक्शन बताया है। दूसरे में हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ाया है। आज का जो हमारा है तीसरा लेक्चर है, ये ऑफलाइन तो ऑनलाइन है, लेकिन इसके पहले हमने लाइव पढ़ाया था। यह जो है ऑनलाइन चल रही है, लेकिन इसके पहले रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। इसके पहले हम दोनों जो वीडियो पढ़ाया है वो लाइव पढ़ाया है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को ये देनी है कि हमारे यहाँ जो हमारा एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी है, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। जो भी बच्चे इच्छुक हैं और जो अपना करियर बनाना चाहते हैं आगे कृषि में, वो हमारे यहाँ एक बार आ सकते हैं। और आप एक बार आकर देखिए, हमारे यहाँ क्वालिटी के साथ किसी प्रकार का कोई बर्ताव नहीं किया जाता है। और अगर हम पूरे भारत की अगर बात करें, है ना, पूरे भारत की बात करें और खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें, तो सिलेक्शन देने के मामले में हमारी संस्था बहुत अच्छी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस हार्मोन के बारे में। एक प्रकार का पादप हार्मोन है जिसका प्रयोग ये क्या करता है, किस तरह से पौधे में इसका क्या है, फंक्शन क्या है। ये जो है एक तरह से पौधे को प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के रूप में काम करता है। क्या करता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह ये कार्य करता है। इसको आप याद रखेंगे। यह क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है और कौन सा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इनहिबिटर को हम दूसरे शब्दों में रिटार्डेंट भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है इनहिबिटर और रिटार्डेंट में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम लोग इसका सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री से जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। और हिस्ट्री में आपको मालूम है, सबसे पहले हिस्ट्री में देखते हैं, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुरोसावा। ठीक है, और ये जापान के रहने वाले थे, जापान के वैज्ञानिक थे। ठीक है, जापानी साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले देखा नर्सरी, जो धान का नर्सरी होता है, पैडी नर्सरी। कुछ चीजें आप याद रखेंगे। पैडी नर्सरी में इन्होंने देखा कुछ, सपोज करिए पैडी का फील्ड है। पैडी के फील्ड में कुछ जो है पौधे क्या है जिनकी हाइट सेम है, लेकिन उसमें कुछ पौधे ऐसे दिखे जिनकी हाइट अन्य पौधों की तुलना में क्या है, वो थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे दिख रहे थे जो किस तरह से दिख रहे थे, जैसे बुर्ज खलीफा। ठीक है, मतलब सामान्य पौधे की तुलना में उनकी हाइट काफी अधिक थी। समझ गए कि नहीं। तो अभी जो हाइट काफी अधिक थी, तो इनके दिमाग में एक बात आई कि जो हमारे यहाँ फील्ड में सभी पौधे तो लगभग सेम है, लेकिन कुछ पौधे की हाइट जो है काफी ऊंची है। और इसका जो कलर है, येलो कलर के पौधे, इसका सिम्टम मैं बता देता हूँ। येलो कलर के होते थे, येलो, डल, और उसके साथ साथ में ये नैरो लीफ वाले पौधे थे। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप याद रखेंगे। ये सिम्टम होता है जिस एक एक्चुअली क्या है कि ये जो पौधे हैं एक प्रकार के का फंगस होता है, उस फंगस के कारण होता है। तो फंगस का नाम हम लोग देख लेते हैं कि किस फंगस के कारण ऐसा हुआ, है ना। तो इन्होंने जब स्टडी किया तो पाया कि 2 स्पीसीज हैं। कौन कौन सा, एक का नाम है जिब्रेल्ला और दूसरा फ्यूजिकोराई। ठीक है, फ्यूजेरियम भी कह सकते हैं, फ्यूजिकोराई।
ठीक है, फ्यूजिकोराई। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक जो है फंगस से इन्होंने क्या किया, ये जो सीडलिंग थी, ठीक है, इसको देखिए, ये जो सीडलिंग बड़ी बड़ी हो गई थी, इसमें क्या था कि एक प्रकार का डिजीज हो गया था, और वह जो डिजीज हुआ किसके कारण हुआ, जिब्रेला फ्यूजिकोराई के कारण। क्या हुआ था भैया, डिजीज, इसको आप याद रखेंगे। तो इस डिजीज के कारण इसमें एक हार्मोन बन गया था, एक हार्मोन इसमें डेवलप्ड हो गया था, प्लांट हार्मोन, इसको आप याद रखेंगे। इसमें एक प्लांट हार्मोन बना था, और उस हार्मोन का क्या नाम है, हार्मोन बना, और उसी हार्मोन का नाम था जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन। ठीक, अब बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जनरली पूछा जाता है कि जिब्रेलिन का फॉर्मूला क्या है, तो इसको आप याद रखेंगे C19H26O6। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। क्या क्या अभी तक हो गया कि जो हिस्ट्री में हम अगर देखें तो इसकी खोज कुरोसावा ने किया था, और अगर हम लोग डेट की बात करें तो 1926 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई के कारण जो है धान में एक डिजीज होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी डिजीज होती है। अगर डिजीज की बात करें तो कौन सी डिजीज होती है, आपको मालूम है, इन्होंने बताया इसको फूलिश डिजीज, फूलिश डिजीज। ठीक है, फूलिश डिजीज, या इसको इन्होंने एक नाम और दिया फूलिश डिजीज के साथ साथ, और क्या नाम दिया इन्होंने, बकानी डिजीज, बकानी। ठीक है, बकानी डिजीज भी इन्होंने कहा, फूलिश डिजीज या बकानी डिजीज ऑफ राइस। ठीक है, तो ये इन्होंने दो डिजीज, इसके अलावा याबूटा डिजीज भी कहा जाता है, और हयास, याबूटा और हयास ने भी इस डिजीज पर काम किया था, इसलिए इसको याबूटा डिजीज। ठीक है, याबूटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि याबूटा डिजीज का संबंध आपका किस क्रॉप से है, तो आप याद रखेंगे राइस से है, और याबूटा डिजीज जो है राइस की नर्सरी में होती है। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग एरिया में नहीं होता, नर्सरी में होता है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के रूप में जानकारी एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं। हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो जिब्रेलिन दूसरा खोजा गया, दूसरे नंबर पे खोजा गया हार्मोन है। पहले नंबर पे अगर कोई हार्मोन खोजा गया सबसे पहले पादप हार्मोन, तो वो है ऑक्सिन। दूसरे नंबर पे जिब्रेलिन, ऑक्सिन को 1928 में डिस्कवर किया गया था। एक्चुअली उसके पहले 1880 में ऑक्सिन के बारे में डार्विन ने बता दिया था, लेकिन F.W. वेंट ने ऑक्सिन को 1928 में डिस्कवर किया और ऑक्सिन टर्म भी दिया। तो इसलिए पहला जो प्लांट हार्मोन है खोजा गया वो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सिन। और उसके बाद जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन जो है एक दूसरे नंबर का पादप हार्मोन है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसकी खोज कुरोसावा ने जापान के पैडी नर्सरी में, और जिब्रेला नामक फ्यूजिकोराई से एक रोग हुआ था, उससे इन्होंने डिस्कवर किया था 1926 में। ये हो गया इसका हिस्ट्री। ठीक है, उसके साथ साथ इसका फार्मूला पूछा आता है, फार्मूला आप याद रखेंगे। अब देखिए जिब्रेलिन को कभी कभी GA3 लिखा जाता है, तो इसको आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि GA3 है क्या। GA3 की बात करें हम, अगर हम यहाँ पे एक चीज और लिखें GA1 या GA2, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखते जाएं तो GA120, ठीक है, इस तरह से इसका सीरीज चलता है G1 G2 GA1 GA2 GA3। ठीक है, तो ये GA3 भी इसको जनरली बोल दिया जाता है, और इस तरह से अभी तक 120 जिब्रेलिन के प्रकार खोजे गए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा फ्यूजेरियम जो हमारा जिब्रेला है, जिब्रेला से कौन सी डिजीज होती है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से धान में, तो इसको भी आप याद रखेंगे, फूलिश डिजीज ऑफ राइस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूर्ख सीडलिंग कहते हैं। ठीक है, फूलिश सीडलिंग यहाँ पर भी लिख देंगे क्योंकि ये सीडलिंग में होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरा बकानी डिजीज है, इसको याबूटा डिजीज कहते हैं। ये आपके हिस्ट्री में है, इसको आप, हमें पूरा विश्वास है समझ गए होंगे। अगर आपको कोई लगता है कि कोई चीज मेरे वजह से गलत हो गया है या हमने गलत बता दिया है, तो आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, इसी पे कमेंट कर सकते हैं, या जो है संस्था के नंबर पे भी एसएमएस कर सकते हैं। इंसान है, गलती हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हिस्ट्री के बाद हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, फंक्शन इसका क्या क्या है, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री दोनों एक ही में हमने बता दिया है। अब सीधे हम लोग फंक्शन की बात करते हैं। देखिए बात क्या है कि अगर आपसे किसी हार्मोन के बारे में पूछेगा तो उसमें जो है 90% क्या पूछा जाता है, उसका फंक्शन पूछा जाता है। इसलिए फंक्शन जानना आपको जरूरी है। हम ऑक्सीजन के पहले पढ़ाए थे,
ऑक्सीजन का बहुत सारा फंक्शन बताए थे हमने बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो एपिकल डोमिनेंस करता है, फोटोट्रोपिज्म होता है, जियोट्रोपिज्म होता है, उसके बाद सेल इलांगेशन में भाग लेता है, उसके बाद फीमेलनेस क्रिएट करता है। फीमेलनेस का मतलब आप ये समझ जाइए कि पौधे में फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। नंबर ऑफ फीमेल, जैसे कोई आपका प्लांट है जो डायोसियस नेचर का है, मोनोइशियस नेचर का है, जिसपे एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प लगे हैं, और लेकिन क्योंकि फल जो है मादा पुष्प में ही आता है, क्योंकि अंडाशय जो है मादा में ही होती है, तो अंडाशय से ही फल बनता है। तो फल के लिए जिम्मेदार कौन सा फ्लावर होगा? फल के लिए जो जिम्मेदार फ्लावर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका फीमेल फ्लावर। तो जब हम ऑक्सीजन का एप्लीकेशन कर देते हैं तो उसका फीमेलनेस बढ़ाता है, मतलब पौधे में फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ जाती है, जिससे फल ज्यादा लगते हैं और प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप याद रखेंगे। लेकिन जिब्रेलिन थोड़ा सा मेलनेस क्रिएट करता है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं इसका सेनेसेंस के लिए, एब्सेशन के लिए और सेनेसेंस के लिए भी ऑक्सीजन उत्तरदायी होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन 2,4-D के रूप में, हमने बताया था कि 2,4-D के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 2,4-D और 2,4,5-T ऑक्सीजन है जिनका प्रयोग किया जाता है। मैलिक हाइड्रोजाइड हमने बताया था पोटैटो में या ओनियन में किया जाता है। ग्रोथ को, जैसे उसका जो अंकुरण होता है, जो स्केलेटल बड्स होते हैं, उनके ग्रोथ को ये इनहिबिट करने का काम करता है। दो हैं, कौन कौन आप याद रखेंगे? मैलिक हाइड्रोजाइड एक, और इसके बाद आपका एक और हार्मोन है IBA, एक प्रकार की ऑक्सीजन है जो कि रूट ग्रोथ प्रमोटर है। इतना आप ऑक्सीजन के बारे में याद रखेंगे। उसी तरह से हम लोगों का जिब्रेलिन का फंक्शन है। जिब्रेलिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पहला फंक्शन है? ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड। देखिए, जो पौधे होते हैं अपने लाइफ को चलाने के लिए या अपने लाइफ को कंजर्व करने के लिए, हर प्रकार के जो सीड्स होते हैं उसमें डॉर्मेंसी होती है, जनरली होती है। कुछ में डॉर्मेंसी पीरियड नहीं होता है, या कुछ में बहुत कम होता है, कुछ में बहुत ज्यादा होता है। आप लोग अगर बात करें, देखते होंगे जो हमारा चाइनीज बम्बू है उसमें 5 वर्ष तक डॉर्मेंसी में रहता है। अगर आप आज उसकी सीड की सोइंग करते हैं तो 5 वर्ष के बाद उसमें जर्मिनेशन होता है, ठीक है। और जर्मिनेशन होने के तुरंत बाद जो है 1 महीने में लगभग 30 फीट उसकी हाइट हो जाती है। 1 महीने में लगभग 90 फीट अबाउट उसकी हाइट होती है, बहुत तेजी से बढ़ता है वो। तो ये आप याद रखेंगे, डॉर्मेंसी, ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी पौधे के सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए हम किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो इसमें आप याद रखेंगे किसका करते हैं? ऑक्सीजन का करते हैं। दूसरा नंबर पे है इंटरनोड इलांगेशन। इंटरनोड इलांगेशन का कार्य करते हैं, ठीक है। ये दूसरा है जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? ऑक्सीजन का दूसरा कार्य है जिसमें क्या करते हैं? इंटरनोड इलांगेशन होता है। एक्चुअली होता क्या कि जो आनुवांशिक रूप से इंटरनोड, हम पहले समझ लेते हैं इंटरनोड होता क्या है। सपोज करिए गन्ना है या कोई प्लांट है, प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं उसमें 2 चीजें होती है, नोड्स होते हैं, ठीक है, नोड्स होते हैं, और नोड्स के बाद ये दोनों नोड्स हो गए सपोज करिए, और इनके बीच का जो प्लेस होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। इंटरनोड के इलांगेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ लिया जाता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और आनुवांशिक रूप से जो बौने पौधे हैं उसमें, या बहुत सारे हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें रोसेट की समस्या होती है, रोसेट की, जैसे कैबेज हो गया, ठीक है। कैबेज वेबेज में क्या होता है? रोसेट की समस्या होती है। तो उसको समस्या को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका जिब्रेलिन का एप्लीकेशन कर देते हैं, जिससे ये समस्या जो है दूर हो जाती है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद है पार्थिनोकॉर्पी, तीसरे नंबर पर है पार्थिनोकॉर्पी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पार्थिनोकॉर्पी। देखिए, पार्थिनोकॉर्पी हमने बताया था ऑक्सीजन की वजह से भी होगी, और जिब्रेलिन की वजह से भी होगी, और साइटोकाइनिन की वजह से भी होगी। तीनों से पार्थिनोकॉर्पी होती है, इसको आप याद रखेंगे। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में है तो उसमें सबसे ज्यादा पार्थिनोकॉर्पी के लिए क्या जिम्मेदार होगा? वो जिब्रेलिन होगा, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। पार्थिनोकॉर्पी क्रिएट करता है। पार्थिनोकॉर्पी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट
विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्मेशन फ्रूट का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोकॉर्पी कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, ये पार्थिनोकॉर्पी के लिए जिबरेलिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और GA3 का प्रयोग हम लोग करते हैं, आपको मालूम है, GA3 का प्रयोग करते हैं सीडलेस ग्रेप बनाने के लिए, सीडलेस ग्रेप। ठीक है, तो ये बहुत पूछा आता है, और क्वेश्चन पूछा आता है कि सीडलेस ग्रेप अगर बनाना है तो हम किस हार्मोन का प्रयोग करेंगे, तो इसको आप याद रखेंगे, पार्थिनोकॉर्पी के लिए GA3 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे है इंक्रीज फोटोब्लास्टिक, इन सीड। अब देखो, इसको थोड़ा समझना है आपको। फोटोब्लास्टिक क्या होता है? फोटोब्लास्टिक का मतलब होता है ऐसे सीड जो क्या करते हैं, ऐसे सीड जो केवल प्रकाश में ही जर्मिनेट होते हैं। खास करके आपको टोबैको में ऐसा होता है, इसलिए टोबैको को क्या करते हैं, बहुत ऊपर ही बोते हैं। ठीक है, उसकी सोइंग क्या है, एकदम सरफेस पे ही करते हैं कि उसको अंधेरे में न जाए। तो ऐसे सीड को हम लोग फोटोब्लास्टिक कहते हैं, मतलब जिनके जर्मिनेशन के लिए क्या करना पड़ता है, लाइट की आवश्यकता होती है, उनके लिए हम फोटोब्लास्टिक टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जिबरेलिन का भी प्रयोग करते हैं, जो कि क्या करता है, जर्मिनेशन में इसका हेल्प करता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें जिबरेलिन का और जो कार्य है, जो हमारा लॉन्ग डे प्लांट होता है ना, 5वें नंबर पर देखिए LDP, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग इंक्रीज फ्लावरिंग इन, ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीज फ्लावरिंग इन LDP। ठीक है, जो हमारा लॉन्ग डे प्लांट होता है, एक्चुअली इसका काम क्या है कि ये जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल को कम कर देता है। ठीक है, लाइफ साइकिल को कम कर देता है। जैसे कोई लॉन्ग डे प्लांट है, उसकी लाइफ साइकिल को कम कर देगा तो जल्दी उसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। तो जब जल्दी फ्लावरिंग आ जाएगी तो क्या होगा, उसमें जो हमारा लाइट का ड्यूरेशन है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, आपको इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं इसको बताता हूँ। जो हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसमें फ्लावरिंग ही करता है, या जो हमारे शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं या लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जब हम शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट डिसाइड करते हैं, तो उसपे क्या करते हैं, उसका फ्लोरिंग अवस्था पर कितने मात्रा में लाइट की आवश्यकता पड़ती है, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब हम किसी पौधे को अर्ली फ्लावरिंग, जैसे कोई लॉन्ग डे प्लांट है, तो उसके लिए क्या है कि लगभग 12 से 14 घंटे की लाइट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, अगर लाइट थोड़ा सा आगे आने वाले सीजन में अवधि कम हो रही है, जैसे आपने किसी पौधे की बुआई कर दी है और आगे आने वाले सीजन में अवधि कम हो रही है लाइट की, तो वो क्या करता है, लाइफ साइकिल कम कर देगा, और जब अवधि ज्यादा रहेगी उसी समय फ्लावरिंग हो जाएगा। तो इस तरह से कार्य करता है, इसको आप याद रखेंगे। इस तरह से 4-5 इंपॉर्टेंट कार्य हैं, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, इंटरनोड इलांगेशन और पार्थिनोकॉर्पी। इसके 3 काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे आएंगे। और अगर जो हमारा जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं, उनकी हाइट में वृद्धि करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। खास करके आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारा शुगर केन है, शुगर केन में भी हम जिबरेलिन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अच्छे इंटरनोड्स हमको चाहिए होते हैं। तो इस तरह से जिबरेलिन का कार्य है, इसको सभी लोग याद रखेंगे। वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग साइटोकाइनिन की बात करेंगे, तब तक के लिए वेट फॉर यू। थैंक यू।